नमस्कारः। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नूतन विषय को लेकर के। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के आह्वान पर पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु संस्कृत भाषा परिचय, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसका कोड 502, आज हम जिस पर ध्वनि विचार इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए देखिए, पहले हम विषयों को समझें। हमारा जो विषय है संस्कृत भाषा परिचय, उनको 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें संस्कृत शब्द परिचय 20 नंबर का है। पूर्व में हमने चर्चा की संस्कृत शब्द परिचयों की, वर्ण से फिर अक्षर निर्माण आदि, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, विसर्ग इत्यादि की चर्चा हमने पूर्व की कक्षा में की है। आज की कक्षा में हम ध्वनि विचार अर्थात ख दूसरा क्रमांक जो है उस पर चर्चा करेंगे। यह भी 20 नंबर का है और सर्वाधिक प्रश्न ध्वनि विचार से आते हैं। तो देखेंगे, संदर्भ ग्रंथ जो हैं पाणिनि अष्टाध्यायी है, पाणिनि शिक्षा है, ऋग्वेद प्रतिसाख्यम है और संस्कृत भाषा विज्ञानम श्री रामाधीन चतुर्वेदी जी की चौखंबा प्रकाशन से है। व्याकरण शास्त्रे इतिहासः श्री ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की। ऐसे ये संदर्भ ग्रंथ हैं। संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन करके भी हम अपने विषय को और भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आइए हम सब आज अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो ध्वनि विचार में देखिए, संस्कृत शास्त्र की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है और यह विज्ञान है कि किस शब्द का कहाँ से उच्चारण होगा। यही वैज्ञानिकता है इस भाषा में। हर एक शब्द का सूक्ष्म अवलोकन करके हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सामने उपस्थित किया है। तो वह ध्वनि विचार पे हम सर्वप्रथम उच्चारण स्थानों की चर्चा करेंगे। तो उच्चारण स्थान, स्थानम नाम किम, स्थान किसे कहते हैं, स्थान क्या है, यह भी एक प्रश्न हो सकता है। उच्चारण अर्थात बोलने और बोलने का स्थान, तो वह क्या है। तो देखिए, यहाँ पे परिभाषा दी गई है। यदि आपके परीक्षा में आ जाता है कि स्थानम नाम किम, तो आप लिखेंगे वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशः स्थानम, वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशः स्थानम, वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशः स्थानम। वर्णों का जो अभिव्यक्ति प्रदेश है, अर्थात जो वर्ण जहाँ से उच्चारित होता है, जिस स्थान से बोला जाता है, वह स्थान है उसका। ठीक है। तो वर्णों को अभिव्यक्त करने के लिए, वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए जहाँ से सहायता ली जाती है वह स्थान है। जैसे हम जो शब्द बोल रहे हैं, यह अलग अलग स्थानों से निकल रहे हैं। जैसे हमने जैसे कहे, जा कहने से हमें यह लगता है कि हमारा उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, तो चालू जा, देखेंगे जिह्वा ऊपर की ओर जा रही है। सा कहने से हम दांतों का सहयोग ले रहे हैं। तो यह क्या हो गए, स्थान हो गए। तो ऐसे स्थान कितने होते हैं, यह प्रश्न उठेगा कि अगर वर्णों के अभिव्यक्ति प्रदेश को स्थान कहते हैं तो वो स्थान कौन कौन से हैं। तो स्थान, वर्णों के अभिव्यक्ति के स्थान जो हैं वह 8 हैं, अर्थात उच्चारण स्थान जो हैं वो 8 हैं। यह पाणिनि शिक्षा में लिखा हुआ है। देखिए, यह श्लोक यहाँ भी उल्लेखित है, आप सब अध्ययन भी करेंगे। बोलेंगे अष्टौ स्थानानि वर्णानाम्, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम्, उरः कण्ठः शिरस्तथा, उरः कण्ठः शिरस्तथा, जिह्वामूलञ्च दन्ताश्च, जिह्वामूलञ्च दन्ताश्च, नासिकोष्ठौ च तालु च,
नासिकोष्ठौ च तालु च। एक बार पुनः अध्ययन पढ़ेंगे। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा। जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। तो कहते हैं अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, वर्णों के स्थान जो हैं 8 हैं। वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं वह कितने हैं? तो 8 उच्चारण स्थान हैं। कौन कौन से? पहला उराहा अर्थात हृदय से जो उच्चारण किए जाते हैं। फिर कंठः, कंठ से जो उच्चारित किए जाते हैं तो कंठः। फिर शिरः, तो उराहा पहला स्थान है, दूसरा कंठः, तीसरा शिरः, चौथा है जिह्वा मूलम, पांचवा दंत, दंताः जिनसे दंत से जिनका उच्चारण होता है। फिर छठवां है नासिका, सातवां है ओष्ठ और आठवां है तालु। तो ऐसे ये उच्चारण के 8 स्थान हैं, 8 प्रदेश हैं। स्थान को ही व्याकरण की भाषा में प्रदेश भी कहा गया है। तो उरः, कंठः, शिरः, जिह्वामूलं, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। तो एक बार देखेंगे। उरः अर्थात हमने समझ गए हृदय, ठीक है। कंठः, ये कंठ, तो यहाँ से ऐसे देखिए उरः, कंठः, शिरः, जिह्वामूलम, जिह्वा का मूल भाग। फिर दंत, ये दंत हैं। फिर नासिका, नासिका से उच्चारण। फिर ओष्ठ और तालु। तो देखेंगे यहाँ पे एक विशेष चित्र दिया गया है और चित्र के माध्यम से सामान्य रूप से समझेंगे, इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो 8 उच्चारण स्थान हैं। कितने उच्चारण स्थान हैं? 8 उच्चारण स्थान हैं। तो देखिए नासिका, नासिका से जो उच्चारित वर्ण ङ, ञ, ण, न, म, है ना। दंत मूल से र, ला, दंत से त वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। ऐसे यह उच्चारण स्थान दिए गए हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे। आगे हम प्रत्येक उच्चारण स्थान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए पहला उच्चारण स्थान पे, जैसे उच्चारण स्थानानि, यहाँ पे सूत्र भी दिया गया है, ठीक है। तो पहला सूत्र पढ़ते हैं। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां कंठः अर्थात आ, तो आ दीर्घा हो, ह्रस्वा हो, प्लुता हो, जितने प्रकार के भी आ हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। देखिए आप बिना कंठ की सहायता से आप आ का उच्चारण नहीं कर सकते। आपका कोई कंठ गला दबा दे, बोलो आ, नहीं निकल सकता। लेकिन एक यहाँ पे स्पर्श आ, ऐसे का वर्ग पूरा का, आप यहाँ पे हाथ रखेंगे, हाथ रख के एहसास महसूस करेंगे आप। का, ख, ग, घ, ङ, यानी पूरा ङ का उच्चारण स्थान तो नासिका का भी सहयोग लेते हैं, लेकिन कंठ और नासिका दोनों रहेगा। फिर देखिए का वर्ग। फिर ह बोलने के लिए भी आपका कंठ का उपयोग आवश्यक है। और विसर्ग, विसर्ग में भी जैसे रामः, बालकः, तो जो विसर्ग है तो अकुह विसर्जनीयानां कंठः। आ और का वर्ग पूरा, का वर्ग में हम पांचों को लेंगे, का, ख, गा, घंगा और हा और विसर्ग। तो इसीलिए देखिए आ, कु से हमने का वर्ग लिया, हा से हा, और विसर्जनीयानां अर्थात विसर्ग। यह सूत्र जो हैं बहुत बड़े विषय को सूक्ष्म रूप से बता देते हैं। जैसे अब हम कोई कहे कि आ, तीनों जितने भी आ हैं, आ, प्लुता इत्यादि, उन सब का उच्चारण स्थान कंठ ही रहेगा, है ना। का, खा, गा, घंगा, तो यह कु कहने से का, खा, गा, घंगा का बोध हो जाता है। यह सूक्ष्मीकरण है, सूत्र है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे तालु। इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। तो ई, जितने भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत, सब प्रकार के ई का उच्चारण स्थान तालु होगा, ठीक है। ई, च, तालु अर्थात
दंत से थोड़ा ऊपर, ये हाँ तालु। देख आप चा बोले, चा, जहाँ पे जीवा जा रही, कहाँ पे जीवा जा रही है, तो आप अनुभव करेंगे कि हमारे दंत के थोड़ी ऊपर चा, छ, जा, झ, ञ, सा। अब जैसे हम कहते हैं शिव, तो हमारे शिव एक सेटी की तरह आवाज़ आनी चाहिए, सीटी जैसे बजते हैं ऐसे शिव। तो अब तालु का आपको पता करना है, इससे आप पता कर सकते हैं जीवा के दंत के थोड़ी ऊपर जीवा ले जानी है, तो वही शुद्ध उच्चारण सा, छ, ज, स, या, सा। तो इनका उच्चारण स्थान तालु है। जैसे हम कहें शीला, शिव, है ना, ऐसे हमको वर्णों का उच्चारण करना। सा के सा देखिए तीन प्रकार के, तीन सा हैं, तो इसमें सा ऐसे उच्चारण स्थान का हम सबका एक समान कर देते हैं। तीनों का उच्चारण स्थान अलग है, तीनों अलग अलग शब्द हैं। अब देखिए इसी प्रकार मूर्धा उच्चारण स्थान आया, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री री जिह्वा पूरी ऐसे घूम जाती है, र ऊपर की ओर टा, अर्थात ऊपर जो शब्द टा, यह भाग प्रदेश जो है जिह्वा के ऊपरी टा, जिह्वा थोड़ी मुड़ जाएगी, टा, ठ, ड, ढ, र, श। तो श का उच्चारण स्थान ऋतुरषाणाम मूर्धः, षट्कोणः, षष्ठः। ऐसे श का उच्चारण स्थान जहाँ से टा होता है वहीं से श। तो हमको क्या है, श उच्चारण स्थान में प्रमुख ध्यान देना है। तो इसका अभ्यास कैसे करें, तो जहाँ से टा का उच्चारण, तो टा का उच्चारण स्थान कहाँ से हुआ, तो टा देखेंगे आप ऊपर की ओर सीधे हमारी जीवा चली जाती, वहीं पे आप श, टा, ट, श, ट, ट, श ऐसे उच्चारण। मूर्धा, ये सब मूर्धन्य शब्द हैं। इनको यह भी कह सकते हैं कि ये री टू रसाणाम मूर्धा, जिनका मूर्धा से उच्चारण होता है वो मूर्धन्य शब्द कहलाते हैं। जिनका तालु से उच्चारण स्थान होता है उनको तालव्य कहते हैं, जिनका, है ना। तो इस प्रकार हम अभ्यास करेंगे। आगे देखिए दंत जिनका उच्चारण स्थान है, तो ऋतुलशानाम दंताः, ऋतुलशानाम दंताः। आप अनुभव भी कर सकते हैं, इस सूत्र को बोलते समय भी, इस जो वृत्ति को बोलते समय भी आप समझ सकते हैं। ऋतुलशानाम दंताः, रि, ता, थ, द, ध, न, ल, स, इनका उच्चारण स्थान दंत है, अर्थात ये दांत से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको दंत्य भी कहते हैं, दंत शब्द भी कहते हैं। फिर उपधमानीयानाम ओष्ठौ, उपधमानीयानाम ओष्ठौ, अर्थात उ, पा अर्थात पू, यहाँ पे देखेंगे पू, फिर तो पू में पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। तो पा देखिए, आप पा बोलेंगे पा। अब आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि ओंठों को खुला रख के पा का उच्चारण नहीं कर सकते, इसको मिलाना ही पड़ेगा। बोलिए, आप ओंठों को खुला रख के पा बोलने का अभ्यास करिए, ओंठ नहीं दबने चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको उच्चारण करने के लिए पा अर्थात दोनों ओठों का मिलना आवश्यक है। तो पा, फ, ब, भ, म, तो आप ओष्ठ से इनका उच्चारण स्थान करते हैं। देखिए, यदि परीक्षा में आपका कोई भी वर्ण आ जाता है कि का उच्चारण स्थान लिखिए, तो आपको यदि सूत्र याद नहीं है, आपको याद नहीं आता है, तो आप बोल के देख लीजिए का, हाँ यहाँ से भाई ओठ, ओठ का इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है का आपका ओठ खुला भी रहे, का, खा, गा, तो जान लीजिए कंठ से है, जहाँ से बोल करके उस शब्द को हम जान सकते हैं। ये शब्द ओष्ठ है। फिर ञम गणना नाम नासिका चा, अर्थात ञ, ण, मा, इन सब का उच्चारण स्थान तो नासिका भी है। अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि
क वर्ग का अकु विसर्जनी नाम कंठा, तो ङ जो है ङ वो कंठ और नासिका दोनों से बोला जाएगा। ये अनुनासिक शब्द हैं। ये कौन से शब्द हैं? अनुनासिक शब्द हैं। तो इनका दोनों जगह से उच्चारण स्थान होता है, अर्थात नासिका और कंठ से ङ। तालु से इचु ऐसा नाम तालु हमने बताया, तो चा जहाँ ञ तो तालु और नासिका ञ। फिर णा ऋतु रसाणाम मूर्धा दंत के ऊपर वाला भाग, तो णा अर्थात जिह्वा वहाँ पे जाएगी और नासिका का भी सहयोग होंगे। ना दंत से है दांत और नासिका ञ। ठीक है, इस प्रकार हम इनका उच्चारण स्थान जानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ए दयितो कंठ तालु। ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। तो बच्चे देखिए ए जिह्वा कहाँ जाती है? जिह्वा इसके ऊपर रहती है, ना यहाँ दांत के ऊपर था तालु प्रदेश में, तो यहाँ पे रख ए और कंठ, अर्थात अगर आप जिह्वा को बीच में रखें और ए बोलिए तो नहीं बोल सकते हैं, अर्थात दोनों का सहयोग आवश्यक है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। इसी तरह ओ दौतोः कंठोष्ठम। ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। देखिए ओ अर्थात ये ओठ, ओ औ, तो इनका दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है। वकारस्य दंतोष्ठम। वा का दंत और ओष्ठ है, वा दांत और ओष्ठ। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। तो ये जो आप देख रहे हैं अर्ध विसर्ग है। जिह्वा मूल का मतलब हो अर्ध विसर्ग। तो जैसे यह जब का और खा के पहले हमने पूर्व में चर्चा की है इस विषय में जिह्वा मूल और उपधमानी के बारे में, कि का और खा के पहले यदि विसर्ग आता है, जैसे सक सह करोति, तो इसको सक करोति अर्थात बलाघात करना है, तो इसका स्थान जिह्वा सक करोति। सक अर्थात जिह्वा का मूल स्थान, जहाँ से जिह्वा का उद्गम है, तो वह जिह्वा मूल कहलाएगा। तो ये जिह्वा मूलीय शब्द हैं। नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार अर्थात जो ऊपर बिंदी होती है, आप जानते हैं पूर्व में चर्चा भी कि उसका उच्चारण स्थान नासिका होगा। जैसे गंगा, गंग, अंग, गंग, ग के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान नासिका कहलाएगा। तो नासिका अनुस्वारस्य। और पहला जो उरहा बात हुई थी, तो आप ह्या बोलने के लिए यहाँ से हृदय से आपको वायु ऊपर आती है। र बोलने के लिए ह्या, हणा, अर्थात हा के साथ जितने शब्द उपयोग होते हैं हुआ, उन सब में उनका उच्चारण स्थान उरहा, उर प्रदेश से होता है, अर्थात ये औरस्य शब्द हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि उच्चारण स्थान हमारे कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से किन किन शब्दों का उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण होता। अब यहाँ पे हम कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आवरणस्य उच्चारण स्थानम किम। आ का उच्चारण स्थान क्या है? आपको 4 विकल्प भी दिए जा रहे हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो आप उच्चारण करके देख लीजिए। आ तो कंठ से हो रहा है भाई, तालु से तो नहीं हो रहा, जिह्वा तालु के पास नहीं जा रही है। आ जिह्वा अपनी जगह स्थिर है, आप बोल करके देख लीजिए। आ तो कंठ हो गया। फिर आवरणस्य, तो आप जानते ही हैं, हमने कहा कि चाहे छोटा आ हो, ह्रस्व आ हो, दीर्घ आ हो, बड़ा प्लुत आ हो, उन तीनों को हम सब का उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। फिर कवर्ण से उच्चारण स्थानम, तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। का बोलने से भी कंठ से उच्चारण होता है, तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ कहलाएगा। खवर्णस्य, तो खा का भी कंठ कहलाएगा। हा तो आपने सुना ही, हा अर्थात कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठस्ति। यहाँ पे आपको 4 वर्ण दिए गए हैं, ट, ज, घ, स। इनमें से तो आप बोल के देख लीजिए। ट ऊपर जिह्वा जा रहे, जा सामने ताल, घ बोलने से कंठ से, तो आप स्वाभाविक लिख देंगे कि कंठ से। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम तालु विद्यते। इनमें से कौन से शब्द का उच्चारण स्थान तालु है? स, श, स, हा। तो देखेंगे स,
सा, पहला जो है सा उसका उच्चारण स्थान तालु है, अर्थात दंत के थोड़ी ऊपर। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा विद्यते, तो या वा रा ला, आपको यह स्वयं अन्वेषण करके बोल करके करना है। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंतः विद्यते, तो इनमें से चार हैं, या वा रा ला, किनका उच्चारण स्थान दंत है, यह आप स्वयं लिखेंगे। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठः विद्यते, ओष्ठौ, है ना। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम नासिका अस्ति, ड़ा मा का इञा। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठः नास्ति, यहाँ पे एक ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, तो आ हा गा बा, तो यहाँ पे हम बा बोलने से देखिए दोनों ओठे मिलते हैं बा, और जब हम कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है ओठ नहीं मिलते, आ हा गा, ओठ खुले रहते हैं, ठीक है। कस्य वर्ण से उच्चारण स्थानम तालु नास्ति, इनमें से तालु तो देखिए दांत के ऊपर जीवा जिसमें न जाए, ई नहीं गई, या नहीं गया, ता ञा, इसमें यह पूछा है कि किसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है, ठीक है। कस्य वर्ण से उच्चारण स्थानम मूर्धा नास्ति, तो इनको आप देखेंगे इन सभी शब्दों को, री ड श। व वर्ण से उच्चारण स्थानम किमस्ति, व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत नासिका, दंत मूर्धा, दंत तालु, दंत ओष्ठ, तो वकारस्य दंतोष्ठम यही है। अनुस्वार से उच्चारण स्थानम किमस्ति, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, जिह्वा मूल, नासिका, मूर्धा, तालु। री वर्ण से उच्चारण स्थानम किमस्ति, री का उच्चारण स्थान क्या है। इस प्रकार आपका यह तो लघुत्तरी प्रश्न हो गए। दीर्घोत्तरी प्रश्न होते हैं कि वर्णानाम उच्चारण स्थानम लिखत, वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे यदि आप यह याद कर लें कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप उनको उच्चारण स्थानों को याद नहीं कर सकते हैं, तब आप एक कार्य यह कर सकते हैं कि आप तब यह कर सकते हैं, उच्चारण स्थान यदि आपको याद नहीं होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सीधे लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे, तो का, खा, गा, घा, ञ, ठीक है ना, और आ इनका बगल में कर दीजिए कंठ, फिर चा छा जा झा ञा, है ना, इनका ऐसे क्रमशः भी लिख सकते हैं। तो यह प्रश्न जरूर आता है कि वर्णानाम उच्चारण स्थानम लिखा था, वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए, वर्ण विज्ञान लिखिए, है ना। तो वर्ण विज्ञान में भी ध्वनि विज्ञानम प्रतिपादयतु, ध्वनि विज्ञान का प्रतिपादन कीजिए, तो उसमें यही आपको लिखना वहीं से वर्णानाम विभक्ति वर्णाभिव्यक्ति प्रदेश स्थानम, यह लिख करके, और फिर आप 8 उच्चारण स्थान हैं यह लिख सकते हैं। कभी स्थानम नाम किम, तो आप लिखेंगे वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशः स्थानम, है ना। स्थानानि कति, तो स्थानानि अष्ट, ऐसा आप लिखेंगे। तो ठीक है, आज की कक्षा में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन करना, अपने गुरुजनों का सहयोग लेना अति आवश्यक है। जो विषय आपको समझ में ना आया हो, आप अपने विद्यालय के गुरुजी जो हैं उनसे आप पूछें और विषय को दृढ़ करें। सबको साधुवाद, सबको शुभकामनाएं। नमो नमः, पुनः मिलामः।